Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और आज का ये हमारा सेशन डाटा हैंडलिंग का है। और डाटा हैंडलिंग जो है सीटेट मैथ्स पेपर 1 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट डाटा हैंडलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाला हमारा डाटा हैंडलिंग का टॉपिक है। और देखिए किस तरह से डाटा हैंडलिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ये बहुत आसान है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर दोबारा इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं डाटा हैंडलिंग। और यहाँ पर है हमारा डाटा हैंडलिंग। बोला कि डाटा हैंडलिंग इज अ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन statistics as it deals with the collecting sets of data, maintaining security and preservation of the research data। ठीक है, तो एक तरह से ये डेटा हैंडलिंग जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्टैटिस्टिक्स में का ये पार्ट होता है। और अलग अलग तरीके से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करें कि उसकी स्टडी में हमें आसानी हो। क्योंकि दो तरह के डाटा होते हैं, एक रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा मीन्स कि, और एक होता है अरेंज्ड डाटा। तो रॉ डाटा मीन्स कि आपको पजल्ड होंगे, उसमें बहुत जम्बल्ड क्वेश्चंस होंगे, डाटा दिए होंगे जम्बल्ड डाटा, उनको आपको इस मैनर में रिप्रेजेंट करना होगा ताकि उसकी स्टडी करना आसान हो जाए। तो उसी को हम लोग डाटा हैंडलिंग में कवर करते हैं। बोला कि द डाटा हियर इज सेट ऑफ नंबर्स that helps in analyzing that particular set or set of data. Data handling can be represented visually in the form of graphs, है ना। तो ग्राफ के फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कहता है कि डाटा हैंडलिंग जो होता है क्या होता है, एक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट हेल्पफुल टू एनालाइज, मेक प्रेडिक्शंस एंड चॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है डाटा। अगर हम अच्छे से उसको हैंडल करें, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करें, तो हमारा काम जो होता है आसान हो जाता है। इसलिए ये डाटा हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा हैंडलिंग कैसे किया जाता है और किस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी बात की गई है। तो बोला कि डाटा हैंडलिंग यूजुअली रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट पर्पस टू सर्व, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या, तो पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से किस तरह से डेटा रिप्रेजेंट होता है, हिस्टोग्राम है, लाइन ग्राफ है, इन सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और किस तरह से हम इसको हैंडल करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बार ग्राफ। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ क्या कहता है कि इट रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल or horizontal bars showing data with the rectangular bars, and the heights of the bar are proportional to the values that they represent। ठीक है, bar graph help in the comparison of data and this type of graph is most widely used in statistics। अब ये बार ग्राफ होता कैसा है आप देखते हैं आगे। यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये एक बार ग्राफ का इमेज है जो कि आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग 2015 टू 2019। ठीक है, और दो तरह से दिया गया है, एक ब्लू है और रेड है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन है, ब्लू जो है वो साइंस की बुक है और रेड जो है ये इंग्लिश की बुक है। ठीक है,
तो इस तरह से दो दिए हुए हैं नंबर ऑफ बुक्स और हर साल ये किस तरह से सोल्ड किए जाते हैं उसका ये ग्राफ दिया हुआ है। तो ये बार ग्राफ होता है और बार ग्राफ में ये वाला खाली है बीच में जगह है ना, यहाँ भी खाली है। तो ये इस तरह से ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे 2015 हो गया, 2016, 2017, 2018, 2019, अलग अलग साल में इंग्लिश और साइंस के बुक के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो ये आपको बार ग्राफ का कुछ ऐसा इमेज रहेगा। ठीक है, बार ग्राफ में बोला गया कि कुछ बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ वर्टिकल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा है कि ये वाला बार ग्राफ आपका, ठीक है, ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल में किस तरह से होता है, तो इस तरह से रहेगा एक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। और जो यहाँ पर दिया हुआ था 0, 5, 10 ऐसे करके, और यहाँ पर दे देगा 2000, जैसे यहाँ पर 5 कर दूँ, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 5 का। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसे कर देंगे 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और आगे इसके साथ साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, फिर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को दिखाता है। ठीक है, और ये वर्टिकल बार ग्राफ है। तो दो बार ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, आते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है बार ग्राफ में। बार ग्राफ वही था, उसके बाद आते हैं पिक्टोग्राफ। देखिए, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको मैं एक साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो है एंड में मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बट पूरा का पूरा एक लेक्चर हमारा आएगा अगली क्लास में, और पूरा लेक्चर जो होगा क्वेश्चन आंसर का होगा। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे डाटा हैंडलिंग के। ठीक है, तो दूसरा हमारा ग्राफ जो है वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है, तो पिक्टोग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ वेयर इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, आइकन्स और सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पिक्टोग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन्फॉर्मेशन, वो पिक्चर के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या है, पिक्टोग्राफ जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग स्टैटिस्टिक में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंस द यूज ऑफ इमेज एंड सिंबल्स आर मोर इन अ पिक्टोग्राफ, interpreting data is made easy along with the representing a large number of data। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ बोला गया कि पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इजी होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ दिख रहा होगा और बोला गया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू देयर स्कूल। ठीक है, तो अब स्कूल जाने के लिए किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बाई बस, वैसे ही दिया गया है बाई कार, बाई वॉकिंग, बाई साइकिल। ठीक है, और इस तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट्स का एक डाटा है, और बोला गया है कि एक जो है ये रिप्रेजेंट चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बस है, तो बस से कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स बस से जाते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर की तो ऐसे लिख दिया है, अब इसी को लिख देता है कि इतना इक्वल टू 5 स्टूडेंट। एक माउथ बना दिया यहाँ पर, बोलता कि ये और ये इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का मतलब होता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 × 5 हो जाता। ठीक है, हर बार ऐसे ही होता है। कार तो 1, 2, 3, 4, तो 4 × 7। ठीक है, सॉरी 4 × 5, 4 × 5। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 × 5। तो इतने स्टूडेंट्स वॉक करके स्कूल जाते हैं। इस तरह से हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में
सीखेंगे आगे, इससे रूल्स होंगे। तो ये आपका था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपको, चलिए आते हैं आगे। पिक्टोग्राफ के बाद अगला हमारा है, बोला गया है लाइन ग्राफ। अब क्या है हमारा, लाइन ग्राफ। बोला कि इन डाटा हैंडलिंग द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑन अ ग्राफ इज लाइन ग्राफ। ठीक है, किस तरह के डेटा होंगे वो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि लाइन ग्राफ क्या है, किस तरह का डाटा होता है। बोला कि द ग्राफ हेल्प्स इन शोकेसिंग द डिफरेंट ट्रेंड्स और चेंजेस इन द डाटा। द लाइन सेगमेंट plotted on the graph is constructed by connecting individual data points together। ठीक है, इस तरह से लाइन ग्राफ होता है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपको दिखेगा, ये लाइन ग्राफ है। मंडे से इस तरह से बढ़ रहा है, ट्यूसडे को बढ़ा, फिर स्टेबल रहा, फिर इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते अपने मैक्सिमम पर पहुँच गया। कौन से दिन, फ्राइडे को। तो इस तरह के डेटा आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ बोला है कि नंबर ऑफ हॉट डॉग्स सोल्ड, और एक तरफ बोल रहा है डेज, इन डिफरेंट डेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हॉट डॉग सोल्ड इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ठीक है, और इस तरह से मंडे 10 है, 20, 30 ऐसे करके यहाँ पर डाटा का ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और ये इस तरह से है ना। और इस तरह से हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को कितने, तो यहाँ से ऐसे आएंगे तो यहाँ पर है और फिर यहाँ आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ हॉट डॉग्स कितने, 30। कौन से दिन, ट्यूसडे को 30। ठीक है, इस दिन मंडे को 10। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बिका किस दिन, फ्राइडे को, और कितना, 70। तो इस तरह से किसी भी दिन का डाटा हमें चाहिए होगा तो हम लोग बड़े आसानी से इस तरह के डाटा को यूज़ करके सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला है, बोला गया कि अ पाई चार्ट इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर ग्राफ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेक्टर्स। ठीक है, डिनोट सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, अब पाई चार्ट की बात की गई है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ होगा, जो कि हम लोग अगले स्लाइड में पाई चार्ट को देखेंगे। ठीक है, बोला है कि पाई चार्ट हेल्प्स इन शोकेसिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वाइल इन द स्कूल इन शोकेसिंग द नंबर डिपेंडिंग ऑन देयर डेटा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ चार्ट इज वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में इस तरह के चार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह के, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ बोल रहा है ये कलर है मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मेलन और प्लम। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग का दिया हुआ है, और ये सब डिग्री है। ठीक है, डिग्री है। ठीक है, हो सकता है परसेंटेज में भी होता, लेकिन परसेंटेज में होता तो सबको मिला करके यहाँ पर 100% होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी 108 दे रखा है, तो ये डिग्री में है। ठीक है, और इस तरह से नंबर आप निकाल सकते हैं कि कौन से उसमें कलर के अकॉर्डिंग कि पाइनएप्पल जो है वो कितने, और नंबर ऑफ मैंगोज़ कितने। तो इस तरह से आपको कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा अगर डिग्री वगैरह में नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने हैं इसी को हम नंबर मान लेते हैं, तो ये 108 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैंगोज़ का। तो अलग अलग फ्रूट्स का ये जो दिया गया है इसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अगला बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो ये आएगा आपके पेपर में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ भी आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो उससे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी आगे बताऊंगा। बोला कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा सेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे। इट हेल्प अस टू फाइंड पैटर्न्स in the data and also enables us to analyze the data using measures of central tendency and variance. ठीक है, अब बोला कि the first step that mathematician does with the collected data is to organize it in the form of frequency distribution table. तो जब कभी इस तरह के जो डेटा होते हैं, जो रॉ डाटा होते हैं, उन रॉ डाटाज को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करते हैं ताकि उसको बाद में स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पर आउटकम्स लिखा गया है
और यहाँ पे टैली मार्क लिखा गया है और इधर फ्रीक्वेंसी लिखा गया है। जैसे वन कितनी बार आया, तो वन टाइम आया, तो यहाँ पर ऐसे सिंगल लिख दिया। 2 आया 3 टाइम्स, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर्स में होंगे, टैली मार्क इस तरह से होगा। 4 के लिए फिर से 1 है तो 1 आ गया, 4 के लिए 2 है फिर 2 आ गया, 5 के लिए 2 है, ऐसे। अगर हमें इसको 5 रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हर बार जो है इस तरह से होता है। जैसे 1 है तो 1 के लिए ये होता है 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार, 4 के लिए भी 4 बार, और 5 के लिए 1 2 3 4, और इसको ऐसे काटते हैं 5। फिर क्या होगा, 6 के लिए 5 और 1, फिर 7 के लिए 5 और 2, 8 के लिए 5 और 3 8, 9 के लिए 5 और 4। ठीक है, 5 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4, ये 9 के लिए हो गया। 10 के लिए 2 बार 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर्स को टैली मार्क में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा टैली मार्क हो गया जो कि आपको आगे की क्लासेस में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अगले स्लाइड पर। अगला कहता है यहाँ पर क्या कहता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप डाटा दिखेगा, बोला कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रुप डाटा के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है कि 41 से 49 के बीच कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 50 to 58 किसके आए, तो इसके बीच में जो मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। बोला गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल for group data is known as the group frequency distribution table. It is based on the frequencies of class interval. देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग क्लास इंटरवल दिया हुआ है 49 से 50। हालांकि यहाँ पर आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल 5 ऐड करके और फिर डेसिमल 5 सब्ट्रैक्ट करके। तो ये टैली मार्क है, यहाँ पर 3 टाइम्स आया होगा, इसके बीच में 41 और 49 के बीच जो गिवन डाटा रहा होगा वो 3 रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। 50 to 58 है, ये 6 है, 5 1 2 3 4, और इधर से ऐसे काट दीजिए 5 और 1 6, 1 2 3 4, और इधर से काट दीजिए 5। आप इधर से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काटिएगा, एक बार ही काटना होगा, जैसा कि यहाँ पर किया है 1 2 3 4, और इधर से ऐसे काट दिया 5, और ये हो गया 6। ये 5 के लिए है 1 2 3 4 और एक ऐसे, तो 5 के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 और ऐसे 5, तो ये भी कर सकते हैं, दोनों के लिए आप आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें बड़े ग्रुप्स थे और उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए उसी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव में किस तरह से दिए हुए डाटा को कन्वर्ट करते हैं। तो बोला कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स दैट सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास एंड ऑल द क्लासेस बिलो इट इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर टैली मार्क है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो इतना तो हम पहले भी करते आ रहे थे। ठीक है, इतना तो पहले भी करते आ रहे थे, अब हमें ये फ्रीक्वेंसी बताना है, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 30 बोला गया है, तो 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी 2 है और क्यूमुलेटिव भी 2 है। 30 से 40 में आपको यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव में 6। होता क्या है कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ते रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 2 है, 2 का 2 लिखा है ना, और जब इसको ऐड किया 4, ठीक है, इस 2 और 4 को तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 6 और 6 को तो यहाँ पर 12 आ गया, 12 और 2 तो यहाँ पे 14 आ गया, 14 और 6 तो 20 आ गया, 20 और 4 तो 24 आ गया। तो इस तरह से ये अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, इसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्यूमुलेटिव भी निकालने आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे।
अगला है, यहाँ पर बोला गया कि द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ लेटर्स कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑन ईच डे फॉर अ पर्टिकुलर वीक, ईच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट 10, मीन्स कि एक लेटर का मतलब ये 10 है, सभी 10-10 के हैं, ठीक है। तो सभी का 10-10 इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ईच लेटर सिंबल रिप्रेजेंट 10 लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होगा वो देखिए। बोला है कि इन ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स वर कलेक्टेड, तो कौन से दिन हुआ था, तो आप देखिएगा आगे यहाँ पर। तो सबसे कम दिन यहाँ पर ये 3 दिखा रहा है, लेकिन बोल रहा है कि एक बॉक्स 3 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 90 हमारा ये हो जाएगा, 3 है, और एक जो है 10 के बराबर है, तो 10 20 30, ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो हमारा ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए हुए डाटा से क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। देखते हैं आगे क्या दिया है। बोला कि इफ H रिप्रेजेंट 5 हेन्स, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 दिया है, 4 बार है तो 5 5 5 5, ठीक है, 25 आ गया, ठीक है। एक H का 5 बोल रहा है कि तो 5 हेन, एक हेन इक्वल टू 5 हेन, तो 25 हेन इक्वल टू, सॉरी 5 वहाँ पे 4 HH है, तो 4 है तो 5 मल्टीप्लाई 4 आपके 20, ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अगर 5 होंगे तो 25 होता है, यहाँ पर 5 5 5 5 5 10 15 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अब आते हैं अगले। अगला बोला गया कि इफ़ ईच सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, और बोला गया कि रिप्रेजेंट 15 हाउसेज, देन 1 2 3 4, तो 15 मल्टीप्लाई 4 बराबर 60, ठीक है। तो ये जो है सीधा सीधा हमारा आ गया है। एक घर 15 का है, तो ऐसे 4 घर है, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कर दिए, तो ये हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर भी 60 आ गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सो दैट द मार्क्स ऑब्टेन बाई 45 स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 45 स्टूडेंट का इंग्लिश सब्जेक्ट में आंसर मार्क्स बताना है। तो आप देखिएगा ये इस तरह से दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड आउट विच ऑफ द 2 क्लासेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, तो 6 और ये 6। पहला जो है 10 से 20 वाला है, 10 से 20, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि 40 से 50। इन दोनों में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरह से बोला है कि डाटा हैंडलिंग में कि द बार ग्राफ शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AEIOU, है ना, अलग अलग दिया हुआ है AEIOU, ठीक है। और बोला है कि द पीस ऑफ इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि विच लेटर हैज़ अकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर आया है, तो A आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया A। अगला है, अच्छा हो गया, इतना ही था इसमें, 21 स्लाइड था, और ये हमारा हो गया, ठीक है। मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछता तो हमारा ये होता U पे, और फ्रीक्वेंसी होता 30। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि डाटा हैंडलिंग के इस तरह के ग्राफ आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।